हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस, कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास 8 में आज हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और चैप्टर का नेम है एमएस एक्सेस 2016। तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट होगा कि सर हमारी बुक में 2010 है तो कोई इशू नहीं है, अगर आप 16 को सीख लेते हो तो ऑटोमेटिक 2010 कवर कर लेंगे। और मैं इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा और सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा मेरा प्रैक्टिकल पर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल आना जरूरी है। प्रैक्टिकल आएगा तो ऑटोमेटिक थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके टॉपिक पर एक बार नज़र डालते हैं। टॉपिक ज़्यादा है, टॉपिक देख के घबराइएगा मत, धीरे धीरे सबको कवर कर लेंगे। यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है डेटाबेस, देन टाइप ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेस 2016, स्टार्टिंग एमएस एक्सेस 2016, कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस विंडो, creating an access database, table structure, data type, switching view, creating tables using database view, then creating table using design view, primary की क्या होती है, viewing and editing data in table, moving record, sorting data within table, filtering record in a table, searching in a database, closing database, opening and existing access database। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और तो चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि कम से कम मैं लाइक की उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगर लाइक कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें मिल रहा है और हमें लगता है फिर और आपके लिए मेहनत करें और सारी टॉपिक कवर करें जो आप चाहते हो, आपके पैटर्न, आपके सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके, तो प्लीज़ लाइक तो कम से कम कर ही देना। और मैं वीडियो के बीच में डेटाबेस को कंप्लीट बनाना सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो आपके टॉपिक दिए हैं वो पार्ट्स में दिए हैं, कंप्लीट डेटाबेस बनाना नहीं सिखाया उन्होंने, लेकिन मैं एक कंप्लीट डेटाबेस बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि डेटाबेस होता क्या है। तो यहाँ चलते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये है कि डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका यूज होता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को यूज करने के लिए। और लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसी बीच में हम कहते हैं कि यहाँ पर हम अगर कोई डेटा बनाते हैं तो डेटा नंबर्स में हो सकता है, लेटर्स में हो सकता है, इमेजेस, साउंड और ये सबका कंबाइनेशन हो सकता है। तो इसलिए डेटा हमारा ऐसा बनना चाहिए कि उसका कोई ना कोई मतलब निकले और इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं एग्जांपल में बात करूंगा कि अगर आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है और रिपोर्ट कार्ड में अगर आपका नेम दे दिया जाए और नेम के साथ साथ सिर्फ परसेंटेज दे दिया जाए, आपके मार्क्स ना दिखाए जाएं, तो ये हमारा डाटा इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट डाटा से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो इसलिए डेटा मीनिंगफुल होना चाहिए और एक सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसलिए डेटाबेस कंप्लीट होना ही चाहिए। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन डेटाबेस में है क्या है। आगे बात करते हैं डेटाबेस। तो यहाँ पर बात हुई थी इंट्रोडक्शन की, अब डेटाबेस की बात करते हैं। तो कई सारी टेबल जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। और एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में रजिस्टर आपका होता है, उस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है और उस रजिस्टर में आपका नेम और रोल नंबर दोनों दिए जाते हैं। तो नेम और रोल नंबर क्यों दिए जाते हैं कि एक नेम 2 स्टूडेंट का हो सकता है, और रोल नंबर यूनिक है, वो केवल एक ही स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब एक रोल नंबर एक ही स्टूडेंट। ऐसा क्यों कराया जाता है? मान लीजिए हम रोल नंबर प्रोवाइड नहीं कराते। अब बात करते हैं नेम की, और 2 स्टूडेंट्स के दो नेम है, टॉम, 2 स्टूडेंट्स के नेम है। तो इनका जब अल्फाबेटिकली जब एग्जाम होता है तो उनकी कॉपी चेक होती हैं। तो टॉम 1, टॉम 2, ठीक है, यहाँ टॉम 2 के 40 नंबर आए और टॉम 1 के, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, टॉम 1 के 40 नंबर और टॉम 2 के यहाँ पर 20 नंबर आए। किसी तरह ये एक्सचेंज हो जाते हैं नंबर, तो यहाँ तो लॉस हो गया ना। तो इनकी यूनिक वैल्यू जो रोल नंबर है उससे इनको पहचाना जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है टेलीफोन डायरेक्टरी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है कि नेम दिया होता है और फ़ोन नंबर दिया होता है। अगर इनमें से या तो फ़ोन नंबर हटा दिया है, नेम दिया जाए, तो भी इस डेटा का कोई मतलब नहीं बनता है, और नेम दिया जाए और फ़ोन नंबर हटा दिया जाए तो भी इस डेटा का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए यूजफुल डेटा के लिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। बात करते हैं कि डेटाबेस
डेटा मेंटेन करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो हमारे मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे ओरेकल, फॉक्स प्रो और एमएस एक्सेस हम सीख ही रहे हैं, इन पर हम डेटाबेस बना सकते हैं। सम एडवांटेज ऑफ डेटाबेस आर, डेटाबेस के कुछ एडवांटेज हैं। इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा, डेटा को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, 1 महीने 2 महीने, आपको जब जब डाटा चाहिए आप उसको ले सकते हो। रिडक्शन इन डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा में आप कभी भी बदलाव कर सकते हो। इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, डेटा में बदलाव तो कर ही सकते हो, लेकिन इसमें हम नया रिकॉर्ड ऐड करना है या फिर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो एक्सेट्रा ऐसे काम हम सारे इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। और हाई डेटा सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है इसमें। तो होप सो कितना समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ के साथ इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप मुझे कमेंट देंगे सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वीडियो बनाना कभी कभी मुश्किल होता है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे तो मैं वहाँ पे आपको ये टॉपिक बहुत इजीली किसी भी तरह समझा सकता हूँ। इसलिए प्लीज़ इनको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ डेटाबेस यूज एवरीडे, तो डेली टू डेली डेटाबेस कहाँ यूज होता है। सबसे पहले मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में आप भी जानते हो कि आपका डेटा स्कूल में सेव होता है। आपका नेम है, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, फीस, से सारा सेव होता है। तो इस सबको जब आपस में मिलाया जाता है तो इसी को हम डेटाबेस कहते हैं। और यहाँ लाइब्रेरी की बात करें कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, स्टूडेंट्स के पास कितनी है, तो ये डेटाबेस में ही आता है। सेकंड आता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो एम्प्लॉय की डिटेल रखना कैसे कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, ज्वाइनिंग कब हुई थी, और इसके साथ साथ उसका ईपीएफ कितना कटता है, ईएसआई कितना कटता है, फाइनेंशियल फ्लो चार्ट क्या है, ये सबको मेंटेन करना ही हमारा कंपनी का काम होता है। उसके बाद आ जाता है कंसल्टेंसी क्या होता है, कुछ बेरोजगार पर्सन होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो उनको जॉब दिलाने के लिए कंसल्टेंसी बनती हैं, कंसल्टेंसी बना सकते हैं। और वो कंसल्टेंसी क्या करती हैं, वो कंपनी जाती हैं, मतलब कंपनी टू कंपनी जाती हैं और वहाँ पर पता करते हैं कि आपके यहाँ कोई वैकेंसी है। अगर वैकेंसी है तो हमारे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जो आपके वैकेंसी के लिए सुटेबल होगा। तो आप कैंडिडेट की डिटेल अपने पास रखेंगे तभी तो बता सकते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट है, उसके पास क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री मीन से क्वालिफिकेशन डिग्री बात ही होगी, एक्सपीरियंस क्या है और स्पेशलिस्ट किस में है। तो इसके लिए कंसल्टेंसी में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना डेटाबेस का काम होता है। ये जॉब सीकर का मतलब होता है जॉब सर्च करने वाला। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है टाइप ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के टाइप कितने होते हैं। डेटाबेस हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले फ्लैट डेटाबेस, फ्लैट डेटाबेस कहते हैं जो कोई भी डेटा सिंगल फाइल में बना दिया जाए। सबसे पहले आप इसका मतलब जानिए टेबुलर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म होती है कि एक टेबल है और टेबल में डाटा जब फिलअप किया जाता है तो एक टेबुलर फॉर्म में किया जाता है, मतलब ये टैब होते हैं, इनको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। तो कोई जब हम डेटा बनाते हैं तो सिंगल फाइल बनती है और वो टेबुलर फॉर्म में बनती है जिसमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ये होता है हमारा फ्लैट डेटाबेस। इसके लिए एग्जांपल है स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा। तो एमएस एक्सेल में आप कोई सीट बना सकते हो तो कोई खास आपस में उनका रिलेशन नहीं होता है, और रिलेशन भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ सीधी बात कही गई है कि आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, वो फ्लैट डेटाबेस कहलाता है। उसके बाद आता है रिलेशन डेटाबेस। रिलेशन डेटाबेस क्या होता है, जब एक सीट का मतलब आपके पास कई सारे रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के बारे में बात करूं कि यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, फादर नेम, मदर नेम एक्सेट्रा, और यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए, रिपोर्ट कार्ड बनाना है। तो ये 2 सीट बन गई। तो अगर इन 2 सीट को आपस में जोड़ दिया जाए, मतलब ये इन दो सीट को देखने के लिए एक बार यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, एक बार यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा ऑप्शन ले लूँ कि मुझे बार बार दूसरी सीट पर क्लिक ना करना पड़े। तो ये ऑप्शन ही हमारा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है A relational database is a set of tables containing data fitted into some predefined category। पहले से कुछ कैटेगरी प्रीडिफाइंड की गई है, जैसे यहाँ स्टूडेंट की डिटेल है, यहाँ पर मार्क्स है। तो each table which is sometimes called relation contain one or more data category in columns। और इनमें एक या अलग अलग प्रकार के
कॉलम में हम डेटा भरते हैं, ईच रो कंटेनिंग आ यूनिक इंस्टेंसेस, और हर एक रो में यूनिक वैल्यू होते हैं, और डेटा फॉर द कैटेगरी डिफाइंड बाय द कॉलम्स, और डेटा को कॉलम के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ और मैं अपने डेटाबेस की तरफ जाता हूँ, डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। तो मैं अपने डेटाबेस पर आ चुका हूँ, मैंने यहाँ डेटाबेस बनाया हुआ है, और इस डेटाबेस में आप देख सकते हो कि मैंने नेम लिए हुए जैसे थॉर है, हल्क, कैप्टन अमेरिका, क्रेस, बालवीर, ये मैंने डेटा बनाया हुआ है। अब ये हो गया सिंगल डेटा जिसको आपस में कोई खास मतलब है नहीं है। लेकिन अब रिलेशनशिप डेटा की बात करें तो यहाँ पर मैंने अभी स्टूडेंट की डिटेल बनाई है, और सेकंड में मार्क्स की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे इनके मार्क्स बनाए हैं। ये दूसरी लिस्ट मेरी ओपन होगी, पहली है स्टूडेंट की और दूसरी है मार्क्स की। लेकिन अब मुझे बार बार स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है तो स्टूडेंट पे क्लिक करना पड़ रहा है, मार्क्स की लिस्ट देखनी है तो मार्क्स पे क्लिक करना पड़ रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें एक ऐसा रिलेशनशिप बनाऊं कि दोनों का डेटा एक ही बार में देख सकूं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ ये मार्क्स की लिस्ट बनाई है, ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मार्क्स की लिस्ट बनाई है, तो इसमें आप देख सकते हो कि थॉर के जो मार्क्स हैं मैंने पहले नंबर पे लिए हैं 89, 96, 99, 90 और 96। मैं इसको यहाँ ये प्लस का मार्क आप देख पा रहे हो, यहाँ ये प्लस का मार्क है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि दूसरी सीट का डेटा पहली सीट पे शो हो जाएगा। जैसे ही मैं प्लस का मार्क करके एक्सपेंड करता हूँ डेटा को तो शो हो जाता है। मैं दूसरी टेबल पे जाता हूँ मार्क्स पे, तो मार्क्स पे मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक दूसरी सीट का डाटा फर्स्ट सीट का डाटा सेकंड सीट पे आ चुका है। तो ये होता है रिलेशनशिप। मैं इसको करके दिखाऊंगा कि ये रिलेशन कैसे बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। जैसे इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, मतलब डेटा को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते मीन टू से कि शेयर कर सकते हैं, कैरी कैसे कर लेंगे इसको। लेकिन ये डेटा क्या होता है कि ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल लोकेशन, मतलब ये डेटा का सेंट्रलाइज कर लिया जाता है, या फिर मैं कहूँगा सिंपल वे में। आपने टफ थ्योरी पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका एक स्कूल है, फर्स्ट स्कूल ये है और सेकंड स्कूल ये है। इस स्कूल में भी स्टूडेंट्स हैं, इस स्कूल में भी स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हम फर्स्ट टू 8 तक की क्लास चलाते हैं और यहाँ पर 9 to 12 तक की क्लास चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि डाटा ऐसा बनाया जाए जो इस स्कूल में भी बैठ कर देखा जा सके और इस स्कूल में भी बैठकर देखा जा सके। तो हम एक डेटा बेस बनाते हैं और उसको हम शेयरिंग पॉइंट बनाते हैं। ओके, शेयरिंग पॉइंट बनाते हैं तो इस डेटा को हम इस जगह देखेंगे तो ऑटोमेटिक इस स्कूल का डेटा शो हो जाएगा, और इस डेटा को अगर इस स्कूल में देखेंगे तो ऑटोमेटिक इस स्कूल का डेटा शो हो जाएगा। मतलब वो डेटा कंबाइनेशन में चलेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग डेटा वो शो होगा। लेकिन खास बात है कि अगर मैं यहाँ कुछ एंट्री ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो एंट्री यहाँ भी शो होंगी, और यहाँ एंट्री ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये एंट्री यहाँ भी शो होंगी। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जो मैंने सिंपल थ्योरी में आपको समझा दिया है। होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें एक सिंगल फाइल बनानी पड़ती है, और सिंगल फाइल में हमें जो सबसे बड़ा वर्क होता है वो होता है टेबल का। तो टेबल क्या होता है? टेबल इज द पार्ट ऑफ डेटाबेस वेयर इज द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड। टेबल डेटाबेस का एक पार्ट होती है जहाँ सारा डाटा स्टोर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टोर रिलेटेड एंट्री इन इट्स रो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा स्टोर होता है जो एंट्री रो में, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, वो रो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। दिस रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा, इन रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं। ईच टाइप ऑफ डिटेल इन द रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन इट्स कॉलम नॉन एज फील्ड, और कॉलम को फील्ड कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोज कैसे होती हैं। रोज होती हैं ये वाली, आपको देख सकते हो, और कॉलम होते हैं ये वाले। ओके, तो यहाँ पर रोज एंड आप कॉलम समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ टेबल नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास कैन बी स्टोर्ड इन वन फील्ड विद द फील्ड नेम इज नेम। मतलब यहाँ स्टूडेंट्स के अगर डिटेल भरे हैं तो यहाँ पे कई मतलब फील्ड बनाने हैं। पहला फील्ड हो जाएगा नेम हो जाएगा, एंड ऑल डेटा एंट्री अंडर द फील्ड नेम, और सारा डाटा हमारा नेम और एज का भी फील्ड बनाएंगे तो एज में भरेंगे, और एड्रेस का फील्ड बनाएंगे तो एड्रेस में भरेंगे। टुगेदर फॉर्म रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो यानी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मतलब उसका नेम चाहिए, उनकी एज चाहिए, एड्रेस चाहिए, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये इसके लिए हम क्या फील्ड बनाएंगे, और इस फील्ड में हम डेटा को 1 by 1 फिलअप करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, थोड़ा मैंने एग्जाम्पल लिया है तो एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो यहाँ पर
कि यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप लिया है, प्रोडक्ट नेम लिया है, तो ये सब मैंने लिया है और इसको 1 by 1 भर दिया है। मैंने स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर नहीं लिया है, वो आपको मैं बना के दिखाऊंगा आगे। क्वेरी, तो क्वेरी क्या होता है? क्वेरी ये होती है कि वैसे मैं एक बात बता दूं कि एक एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, यहाँ पर सारी कमांड्स होती हैं, प्रोग्रामिंग की तरह होती है। यहाँ पर हमें कमांड को याद रखना पड़ता है और सारी के सारे वर्क हमारे कमांड के थ्रू होते हैं। इसमें कमांड का मतलब बता दूं, सिलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर सिलेक्ट का मतलब है कि आपको ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको एक कमांड लगानी पड़ेगी, सिलेक्ट, यहाँ फ्रॉम, वेयर। तो इस तरह हमें याद करना पड़ता है। तो अ क्वेरी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। क्वेरी डेटाबेस में से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी इज रिकॉर्ड और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ सर्टेन कंडीशन। तो क्वेरी के थ्रू हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं या रिकॉर्ड्स का ग्रुप निकाल सकते हैं कंडीशंस के थ्रू। ये सारी कंडीशंस हैं जो नीचे मैंने आपको एक फिगर के थ्रू बताया है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेरी इज गेट द रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें तो हमें गेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विद रोल नंबर 32। यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है, लेकिन यहाँ पर इस तरह ये कमांड नहीं लगती है, यहाँ पर सिलेक्ट लिख के ये कमांड लगेगी। ओके, तो आपके सिलेबस में इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया, सिर्फ क्वेरी ही शब्द दिया हुआ है, इसका प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल की तरफ नहीं चलेंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब बात करते हैं फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? तो आपने अपनी लाइफ में कुछ तो फॉर्म भरे होंगे, स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो वो फॉर्म आपने फिल किया होगा, तो उस फॉर्म में ऑटोमेटिक कुछ डेटा दिया होता है। डेटा मतलब जैसे आपका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है। इसमें सारा एग्जांपल आप ही के ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि आपको इससे प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको प्रैक्टिकली लाइफ में सीखना है तो एग्जाम्पल को आप फील कीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने अपना एडमिशन टाइम में फॉर्म फिलअप किया होगा, तो यहाँ पर एक ब्लैंक डेटा दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेम दे दिया है, फादर नेम दे दिया है, मदर नेम दे दिया है, एक्सेट्रा, ये ब्लैंक दे दिए जाते हैं। तो आप कहें या फिर मैं कहूं, अकॉर्डिंग टू नीड जो मांग रहे हैं वो डेटा हम इसमें भर के दे देते हैं। तो यही यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, सच एज ए जॉब एप्लीकेशन। जैसे जॉब एप्लीकेशन होती हैं तो उसमें आपकी डिटेल मांगी जाती है। हैंस अ फॉर्म इन अ वे एंटर डेटा इनटू द डेटाबेस, और इसी फॉर्म में जो डेटा होता है वो आपके डेटाबेस में फिल कर दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिंक फॉर्म टू अ टेबल एंड हैंस स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट यू एंटर्ड इन द फॉर्म इनटू द टेबल। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ये फीचर है कि वहां पर एक फॉर्म टाइप का क्रिएट कर दिया जाता है, और जब फॉर्म क्रिएट हो जाता है तो आप जो इन्फॉर्मेशन भरते जाते हो तो वो हमारी टेबल से लिंक होता है, ऑटोमेटिक वो डेटा जाता रहता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे नेम, ये टेबल की बात करूँ, नेम लिया है मैंने और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिया है, ठीक है, ये हो गई आपकी टेबल। ओके, अब यहाँ ये फॉर्म है, इस फॉर्म में इधर यहाँ पे नेम लिया हुआ है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक जब नेम भरेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड यहाँ भरा जाएगा, तो सेकंड ऑटोमेटिक इस टेबल में इस जगह आ जाएगा। तो इस तरह हम एक्सेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका भी आपकी बुक में कुछ प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। तो ये फॉर्म एक पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं कि ये फॉर्म दिया हुआ है, इसमें डेटा फिलअप करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो टेबल में नीचे की तरफ बढ़ता हुआ शो हो जाता है। होप सो कि ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, रिपोर्ट क्या होता है। तो जिस तरह रिपोर्ट का यूज किया जाता है आपके स्क्रीन पर डेटा को फिलअप करने के लिए, और वो जब फॉर्म बन जाते हैं तो उस रिपोर्ट को, यानी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करूं, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात करूं, तो जब उसकी सारी डिटेल भर जाती है तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यही रिपोर्ट होती है। एग्जांपल में आपका रिपोर्ट कार्ड है। मान लीजिए मैं सारे स्टूडेंट्स का एक जगह डेटा भर लेता हूं। यहाँ स्टूडेंट का डेटा मैंने बना लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं सबके मार्क्स फिलअप करता जा रहा हूँ, और बाद में रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट वन बाय वन, जैसे हैरी है, हैरी क्या ऑटोमेटिक डेटा निकल के आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हैरी का ही डेटा यहाँ पर शो होगा। तो ये होता है हमारा रिपोर्ट, माने एक 1 by 1 डाटा को इंडिविजुअली देख सकते हो आप। तो यहाँ मैंने एक और पिक्चर ली है जिसमें मैंने एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ डिटेल 1 by 1 ली हुई है। जैसे ये डिटेल है और एक ही रिपोर्ट में ये शो हो रही है। ओके, तो होप सो कि रिपोर्ट भी आपको समझ में आया होगा। अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जा पा रहे क्योंकि प्रैक्टिकल तो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, प्रैक्टिकल जैसे अभी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर है फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फीचर्स क्या है।
तो मेनली जो इसका फीचर है कि हम इसको डाटा स्टोर करते हैं वो टेबल की फॉर्म में होता है और हम उसमें रिलेशनशिप बना सकते हैं। रिलेशनशिप का मतलब मैंने अभी समझाया था, फिर से समझा दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर मैंने दो टेबल ली हुई हैं, आप टेबल को देख सकते हो, एक स्टूडेंट एक मार्क्स। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट में मार्क्स देख सकता हूँ, मार्क्स में स्टूडेंट देख सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं प्लस और ये प्लस माइनस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो डेटा है वो एक्सपेंड होता है। ओके, तो ये होता है रिलेशन, और मैं रिलेशन बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये इसका मेन फीचर होता है। और यहाँ पर कहा है कि कलेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम, तो जो टेबल में डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम का कलेक्शन होता है। जाहिर सी बात है, टेबल रोज एंड कॉलम का ही कलेक्शन होता है। तो अब आ गया स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। अब प्रैक्टिकल है, ध्यान से समझेंगे। सारा हमने अब तक थ्योरी कंप्लीट कर ली, थ्योरी के साथ अब प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करना है। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट करना से सीखना है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करना सीखा था। तो सबसे पहले आपको क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन ऑल ऐप पर जाना है, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है जो बुक्स में नहीं बताया गया है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 16 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर ग्रुप नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेल के नाम पर बात करें तो एक्सेल ई पर चला जाएगा, और बात करें यहाँ पर एक्सेस की वो ए पर चला जाएगा। विंडो 10 में अल्फाबेटिकली ऐप हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016, इस पर ध्यान देना है और ऑटोमेटिक हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल एप्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली जाएंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाना है आपको एम। ओके, यहाँ एम मिल गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर गया, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है, तो यहाँ पर एक्सेस के लिए मुझे ए पर जाना पड़ेगा। तो ऊपर सबसे पहले ए पर पहुंच गया, और मैंने ये आप देख सकते हो एक्सेस 2016 लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो एक्सेस 2016 ओपन हो चुका है। मैं दूसरा मेथड भी यहाँ पे बताया है। दूसरा मेथड है कि आप विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो विंडो की कौन सी होती है, तो कीबोर्ड में जाके मैं थोड़ा आपको बता दूं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि विंडो की है। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, उसके साथ में आर प्रेस करता हूँ, कंटिन्यू प्रेस रखना है और आर प्रेस करता हूँ, तो कॉर्नर में एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैंने MS एक्सेस ओपन किया था रन कमांड से, तो ऑटोमेटिक यहाँ कमांड लिखी हुई है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर टाइप MSACCESS टाइप करना है, और उसके बाद आपको ओके या फिर एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके या एंटर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाता है। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है। आप शॉर्टकट वे में खोल सकते हो और आप लॉन्ग रूट पे भी जाके इसको ओपन कर सकते हो। तो होप सो कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। देखिए हम यहीं पर साथ के साथ बनाना भी सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कंपोनेंट को बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है, मैं प्रैक्टिकली बता दूं कि टाइटल बार आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यहाँ ऊपर देख सकते हो, ऊपर का ये सारा एरिया टाइटल बार कहलाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारा एरिया टाइटल बार होता है, और टाइटल बार में आपको अपनी फाइल का नेम शो होता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ फाइल का नेम शो हो जाएगा, और साथ के साथ कॉर्नर में आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। आप इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर रिबन की। तो रिबन एक ट्रेडिशनल मेनू और टूलबार होती है। इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यूजर इसमें से किसी कमांड को इजीली फाइंड कर सके। और रिबन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एक है हमारा टैब, और सेकंड है हमारा ग्रुप। ओके, तो रिबन को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा पार्ट रिबन होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं टैब की बात करूँ तो फाइल टैब को मैं हाल फिलहाल हटा देता हूँ। यहाँ पर ये पूरा पार्ट होता है हमारा टैब्स का। और अगर इसको बात करें तो ये होता है रिबन। तो मैंने यहाँ दो बात कही गई थी कि इसमें दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टैब और नंबर 2 ग्रुप। देखिए हर एक टैब में अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे व्यू ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है। जैसे मैं यहाँ अलग अलग टैब पर क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक अलग अलग ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो होप सो कि आपको रिबन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है जिसमें से किसी काम को आप आसानी से और जल्दी कर सकते हो। तो क्विक एक्सेस टूल बार होता कहाँ है, आप
ऊपर की तरफ देखिए तो ये इतना एरिया होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार का होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो बोल सकते हैं इसको, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे मैं न्यू को अभी क्लिक कर रहा हूँ या हटा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैं न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएगा, एक ऑप्शंस बढ़ गया है। फिर मैंने ओपन पे क्लिक किया, फिर से ऑप्शंस बढ़ गया है। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे ही मतलब आपको कोई ऑप्शन चाहिए होता है कि न्यू फाइल चाहिए होती है तो आप फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे तब न्यू फाइल ओपन होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे न्यू पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक न्यू डेटाबेस ओपन हो जाता है। इसलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक का मतलब होता है जल्दी काम करने का, एक्सेस टूल बार मतलब किसी टूल का मतलब होता है हमारे जो जिस ऑप्शन से हम यूज करते हैं वो ऑप्शन जल्दी से जल्दी खुल जाएं। ओके, अब बात करते हैं फाइल टैब। तो फाइल टैब क्या होता है? फाइल टैब आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर में देखने को मिल जाता है। और जैसे हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है, जिसमें कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं, क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग। आप MS वर्ड, MS एक्सेल में भी इसको सीख चुके हैं। तो फाइल टैब ये होता है। जैसे मैं फाइल टैब पर क्लिक करता हूँ, देखिए फाइल टैब ये है, और जैसे मैं फाइल टैब पर क्लिक करता हूँ तो कई ऑप्शन मुझे यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। इसको ही हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। होप सो कि आपको फाइल टैब भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है नेविगेशन पैनल। नेविगेशन पैनल क्या होता है कि हम जो डेटा, न्यू डेटा बनाते हैं या पुराना डेटा हमारे पास सेव होता है, वो आपको लेफ्ट मतलब लेफ्ट में, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लेफ्ट में एक आपको कुछ बॉक्स नजर आ रहा है। इस बॉक्स को नेविगेशन पैनल कहते हैं। और इस बॉक्स में जितनी टेबल्स बनी हुई हैं वो हमें इस बॉक्स में शो होती हैं। जैसे मैंने अभी 2 टेबल बनाई हुई हैं, 2 डेटाबेस बनाए हुए हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि व्हेन यू ओपन द डेटाबेस यू क्रिएट अ न्यू वन, द नेम ऑफ योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट अपीयर इन द नेविगेशन पैनल। तो आपने एक नया डेटाबेस बनाते हो तो आपको ये नेविगेशन पैनल में शो होता है। द डेटाबेस ऑब्जेक्ट इंक्लूड टेबल, इसमें टेबल होती हैं, फॉर्म होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, पेज होते हैं, मैक्रोज, कई सारे ऑप्शंस हमारे होते हैं। स्टेटस बार, तो स्टेटस बार आप भी जानते हो सबसे नीचे होता है, जो हमारे MS वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, जितने में हमारे जो चेंजेस हो रहे होते हैं या फिर जो वर्किंग हो रही होती है वो स्टेटस बार में शो होता है। और कई सारी चीज़ें हैं जो स्टेटस बार में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटस बार है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। ये होगी हमारी स्टेटस बार, ये पूरी स्टेटस बार है। ओके, तो इस स्टेटस बार में आप देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर लॉक का ऑप्शन है, यहाँ फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है। तो ये हमारा स्टेटस बार होता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग एंड डेटाबेस। क्रिएटिंग एंड डेटाबेस यानी डेटाबेस आपको किस किस तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ 3 तरह से आप डेटाबेस बना सकते हो। नंबर 1 कि आपको एक डेटाबेस खाली दिया हुआ है, आप उसको कैसे बनाना है। देन यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिए होते हैं। टेम्पलेट्स होता है रेडीमेड्स डेटाबेस, जिसमें ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ हेडिंग्स दी हुई होती हैं, आप में उसी में ही काम करोगे। ओके, उसके बाद क्रिएटिंग डेटाबेस बाय डाउनलोडिंग टेम्पलेट, आप टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हो microsoftoffice.com से, और आप उस पर काम कर सकते हो। तो ब्लैंक डेटाबेस बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं। पहला ब्लैंक डेटाबेस है। तो यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक ब्लैंक डेटाबेस फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट्स, कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं उसमें से आपको ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। देन टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का नाम टाइप करना है, क्लिक द क्रिएट बटन, और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। तो एग्जांपल ले लें, मिंटू से एक प्रैक्टिकल कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के लिए मैं न्यू की बात करूंगा। ओके, जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ या फिर एक न्यू डेटाबेस ओपन करते हैं, चलिए मैं एक न्यू डेटाबेस ओपन ही कर लेता हूँ। Window+R करता हूँ और MS एक्सेस टाइप करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये टेम्पलेट्स होते हैं। यहाँ पर ये जो अभी हम बात कर रहे थे, टेम्पलेट्स की बात कर रहे थे, तो कई सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। तो अभी टेम्पलेट्स की भी बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल हम एक ब्लैंक डेटाबेस बनाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पूछेगा डेटाबेस का नेम क्या है। तो आप यहाँ पर डेटाबेस का नेम डाल सकते हो, क्लास 8th, और मैंने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ओके, ये डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस आपके सामने बन गया। जब आप ब्लैंक डेटाबेस बनाते हो तो एक टेबल ऑटोमेटिक बन के आ जाती है। डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा, प्लीज पेशेंस रखें और पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, इसको स्किप ना करें। अब आता है टेम्पलेट्स के थ्रू। तो टेम्पलेट्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। टेम्पलेट्स होता है रेडीमेड्स डेटा, रेडीमेड्स कुछ फॉर्म, डेटा, समथिंग, मतलब रेडीमेड होता है। आप उसमें चेंज कर सकते हो लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अ टेम्पलेट इज रेडी टू यूज डेटाबेस दैट कंटेंट टेबल्स। तो
क्वेरीज फॉर्म एंड रिपोर्ट नीडेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं प्रैक्टिकल की तरफ चलूँगा और प्रैक्टिकल में मैं देखिए यहाँ पर जो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, अभी जैसे मैं ब्लैंक पे क्लिक किया था तो ब्लैंक आया था, और मैं जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो डेटाबेस ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएगा। तो ये ब्लैंक के लिए बात करें यहाँ पर, तो मैंने ब्लैंक पे एक बार क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक में डेटाबेस कुछ इस तरह आया था। ओके, जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो डेटाबेस थोड़ा चेंज होकर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं थ्योरी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर several template appear on clicking more template options in the new window. You can also download templates from the office.com templates। तो कुछ templates ऑलरेडी दिए होते हैं और कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो और बिना डाउनलोड किए आप उन टेम्पलेट्स को ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फ्रॉम द न्यू विंडो क्लिक स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, स्टूडेंट फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट स्पेसिफाई द नेम फॉर द डेटाबेस इन फाइल नेम बॉक्स, क्लिक द क्रिएट बटन। तो प्रैक्टिकल करें, यहाँ पर प्रैक्टिकल ही हमें सबसे जल्दी समझ में आता है। तो जैसे ही मैं फिर से MS एक्सेस को दोबारा से खोलता हूँ, विंडो R MS एक्सेस टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ टेम्पलेट्स में, ये सारे टेम्पलेट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर नीड, मुझे नीड है स्टूडेंट डेटा की। ओके, जैसे मैं स्टूडेंट टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेटाबेस फिर पूछता है और मैं कहता हूँ STU, ओनली STU एंटर कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। तो स्टूडेंट का डेटाबेस ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पर कुछ हेडिंग्स ऑटोमेटिक मिल गई, जैसे कि ओपन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक्सेट्रा, कई सारी हमें हेडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। केवल मुझे यहाँ पर इनेबल पर क्लिक करना और मैं इनेबल पर क्लिक करता हूँ तो डेटाबेस बनाना मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टाइपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स। अब हमें अपने अकॉर्डिंग हेडिंग बनानी है, तो इसके लिए हमें पहला वाला यूज करना पड़ेगा, ब्लैंक डेटाबेस। ओके, और टेबल स्ट्रक्चर की बात करें तो अब ध्यान से समझिएगा। टेबल स्ट्रक्चर में हम कुछ चीज़ों को साथ के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि टेबल में हमारे टैक्स भी होते हैं, हमारे नंबर भी होते हैं, करेंसी भी होती है, तो ये सब हम साथ के साथ लेके चलेंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ कि ये हम कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर न्यू डेटाबेस पे। मैं फिर से इसको क्लोज करूँगा, सारे डेटाबेस को मैं अपने क्लोज कर लेता हूँ और स्टार्टिंग से पहले स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले विंडो R प्रेस करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ कॉर्नर में MS एक्सेस और एंटर कर देता हूँ। MS एक्सेस जो कॉर्नर में टाइप किया था रन कमांड में, वो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, देयर इज नो इशू। देन मैं ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करूँगा। ब्लैंक डेटाबेस पे मैं यहाँ पर डेटाबेस का नेम डाल देता हूँ प्रैक्टिकल, PRACT ओनली, और मैं क्रिएट क्लिक कर दिया है। अब हमें डेटाबेस को ऊपर हेडिंग बनानी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ ID दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मुझे हेडिंग बनानी है, तो मैं कॉर्नर में आपको क्लिक करना है व्यू पर। ओके, व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको देखने मिल जाएंगे, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस व्यू एंड डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। देखिए, डिजाइन का मतलब है कि हम जो ऊपर हेडिंग बनाने वाले हैं, जैसे RD बना हुआ है, और भी स्टूडेंट का नाम बनाएंगे हम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी बनाएंगे वो हमारे डिजाइन व्यू में बनेगा। और डेटा शीट व्यू मतलब बनने के बाद अगर हम उसको देखेंगे जैसे अभी ओपन है वो वैसे ही ओपन होगा। तो अब हमें हेडिंग्स बनानी है, तो यहाँ पर मुझे व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू पर क्लिक करूँगा और इसका नाम बना दूंगा मैं स्टूडेंट के नाम से, और स्टूडेंट के नाम से मैंने बना दिया है और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आ चुके हैं दो पार्ट में ये विंडो, तीन पार्ट में ये विंडो डिवाइड है, जिसमें हमारा फील्ड नेम है, डेटा टाइप है और डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, इसको आप डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ एक की बात आती है, आपको यहाँ छोटी सी की नज़र आ रही होगी, आप इस की को देखेंगे। इस की के बारे में हम आगे बात करेंगे और पहले फील्ड को हम ऑटोमेटिक यही रखेंगे, थोड़ा आगे जाके बात करनी है। हाल फिलहाल हम बात करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होता है, आप किसी फील्ड में टेक्स्ट लिखते हो, किसी का नाम लिखते हो या कोई नंबर लिखते हो। नंबर का मतलब है कुछ इस तरीके का नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, इस तरीके का नंबर होना चाहिए जिसको हम कैलकुलेशन ना कर सकें। देखो, टेक्स्ट को आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, आप 5 + 5 को 10 कर सकते हो, बट हम B + B को हम नहीं कर सकते हो। ज़्यादा टेक्निकल मत जाना, ज़्यादा टेक्निकल जाओगे तो इसका भी सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ पर अब बात तो टैक्स है। टैक्स बनाने के लिए इसका डेटा टाइप टैक्स है। फोकस क्या करना है हमें कि इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है। तो अब वापस जाते हैं और सबसे पहले हम पहले नंबर पर डालते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम। तो STUDENT
और स्पेस देने की जगह हमें अंडरस्कोर प्रेस करना है और यहाँ पर देना है नेम। देखिए ये थोड़ा हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है और लैंग्वेजेस में हमारा स्पेस नहीं दिया जाता है, वहाँ सिर्फ अंडरस्कोर दिया जाता है। अब मुझे सेकंड फील्ड में जाना है, सेकंड फील्ड में मुझे डेटा टाइप करना है, तो मुझे माउस से क्लिक कर सकता हूँ या टैब का बटन दबाऊंगा। वो टैब का बटन दबाऊंगा तो यहाँ डेटा टाइप, अभी हम बात करें टेक्स्ट की तो यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट है और लॉन्ग टेक्स्ट है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस शॉर्ट टेक्स्ट बिटवीन लॉन्ग टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में आप 255 ही वर्ड्स लिख सकते हो और लॉन्ग टेक्स्ट में आप कथा, महाभारत, भागवत एक्सेट्रा कोई भी चीज लिख सकते हो, अपनी लाइफ की हिस्ट्री लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है, 255 कैरेक्टर ही लिख सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मैंने बोला था कि आपको ये खाली छोड़ सकते हैं, फिर मैं टैब दबाऊंगा और नीचे फिर से आ जाऊंगा। ओके, ये हो गया टेक्स्ट। अब बात करते हैं नंबर। तो नंबर ही होते हैं ना, हमें कोई भी नंबर डालना 1 2 3 4 5 और नंबर हमारे सिर्फ 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इसी को कंबाइन करके और डिजिट बनते हैं। तो अब नंबर के लिए तो यहाँ पर मैं जो हेडिंग डालूंगा वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकता हूँ, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर। ओके, तो कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर डेटा टाइप डालना है नंबर। लेकिन नंबर की भी एक पहचान है, केवल आप इसमें नंबर डाल सकते हो ओनली ऑन 10 डिजिट के। ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 डिजिट, 11 डिजिट हो जाएगी तो ये नंबर आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रैक्टिकल में आपको ये करके दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, अब आता है नेक्स्ट नंबर पे करेंसी। देखिए करेंसी की बात करें तो अगर मैं आपकी फीस ले रहा हूँ तो इंडियन रुपीज़ में ले रहा हूँ या फिर डॉलर में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको करेंसी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं बात करता हूँ फीस की बात करूँ तो यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट करूँगा मैं और ये रही करेंसी। ठीक है, ये करेंसी को सिलेक्ट करते ही मेरी करेंसी डॉलर में आने लग जाएगी। अब आगे देखते हैं डेट एंड टाइम। तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूंगा, एडमिशन डेट की बात करूंगा हाल फिलहाल, तो आपका डेट एंड टाइम इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर डालना है आपका डेट ऑफ एडमिशन या एडमिशन डेट। तो एडमिशन, और यहाँ पर मुझे डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेना है और डेटा टाइप डेट एंड टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेंगे हम। मेमो, तो मेमो के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ मैंने पहले नंबर में बताया था। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब है कि यहाँ 255 ही कैरेक्टर आ सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट कथा, महाभारत, रामायण, भागवत गीता सब कुछ आ जाएगी इसमें। ओके, तो मेमो में क्लियर हो गया मेमो किस लिए होता है। और यहाँ पर लाइन में ये लिखा हुआ है कि आप इसमें लॉन्ग टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि हेलो माय नेम इज रमन, आई एम 10 ईयर ओल्ड, फलाना ढंग का जो भी होता है। यस और नो, बात करते हैं कि आप गेम में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। और गेम में इंटरेस्टेड हो तो यस, अदरवाइज नो। इसको ऑन ऑफ भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस फील्ड में जाऊँगा और लिख देता हूँ गेम्स, मतलब आप गेम में इंटरेस्टेड हो। और इसका डेटा टाइप मैं यस और नो लेने वाला हूँ, यस और नो। ओके, मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो केवल यहाँ पर इतने ही डेटा टाइप दिए हैं। अब ध्यान से फिर से समझिएगा, ये सारी हमारी हेडिंग्स हो जाएंगी और ये हमारा डेटा टाइप हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमें भरना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ हिडन होगी और ये हमें शो होगी। ओके, तो मैं अब इसको हेडिंग में देखने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले व्यू पर जाऊँगा। व्यू पर जाने के बाद यानी आपको अगर कोई डिजाइन बनानी है, मतलब आपको फील्ड नेम बनानी है, तो डिजाइन व्यू पर, देन डेटा शीट व्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे मैं डेटा शीट व्यू पर क्लिक करूँगा तो ये जितनी भी हेडिंग्स ये मैंने बनाई थी ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो डेटा शीट व्यू, देन सेव के लिए पूछेगा। मैंने अभी Ctrl+S प्रेस नहीं किया था, इसलिए सेव के लिए यहाँ पर ऑप्शंस मांग रहा है। वैसे आप Ctrl+S साथ के साथ करते रहिएगा। मैं यस करूँगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, थोड़ा मैं कॉलम को बड़ा कर देता हूँ तो अब मुझे क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप स्टूडेंट नेम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, फीस आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, सॉरी डेट ऑफ एडमिशन, और गेमिंग में इंटरेस्टेड हो और नहीं हो। तो अब यहाँ पर मैं डेटा थोड़ा भरना बता देता हूँ और आगे चैप्टर हमारा क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ। आगे चलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पहले ही सिखा चुका हूँ। स्टूडेंट नेम की बात करें तो मैं यहाँ पर हैरी की बात, स्टूडेंट का नाम HERRY कर देता हूँ। उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी लिख देता हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ध्यान मत देना क्योंकि ये मैं एक फेक कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर अगर 10 डिजिट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ और मैं अगले कॉलम में जाता हूँ तो यहाँ पे एरर बता देता है। वो कहता है कि आपने जो फील्ड लिया है उस फील्ड के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ केवल 10 डिजिट के लिए चाहिए। तो 10 डिजिट के लिए यहाँ पर मुझे इसको भी हटा देता हूँ। अभी 10 डिजिट नहीं हुए, 10 डिजिट हो चुके होंगे। एक बार मैं 10 डिजिट टाइप ही कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, अब बात करते हैं फीस। आपकी फीस कितनी है तो $10 कर लेते हैं। $10 भी हमारी 370 रुपीज़ हो जाती
जाती है। ओके नहीं 300 नहीं 700 रुपये हो जाती है। और $10 की बात करेंगे। अब एडमिशन डेट क्या है आपके, जब जब एडमिशन हुआ है आप इसमें से कैलेंडर को आगे पीछे भी कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 14 मई कर देता हूँ। आप गेम में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, इसके लिए मैं येस और नो। अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ देते हो ऑटोमेटिक ये नो का मतलब है, और इसको राइट क्लिक कर देते हो, मतलब क्लिक कर देते हो इसको, तो ऑटोमेटिक ये येस है। ठीक है, अब हमें अगर हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है तो मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर टैब का बटन दबाऊंगा, ऑटोमेटिक नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। और हैरी के बाद मैं नंबर यहाँ पर देता हूँ पॉटर। ओके, और देन मैं अपना रिकॉर्ड फिलअप करता चला जाऊँगा। इस तरह आप डेटा बना सकते हो। होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने ये अब थ्योरी रहेगी, लगभग प्रैक्टिकल मैंने सारा कंप्लीट कर ही दिया है। टेबल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ टेबल बनाने के लिए यहाँ 2 रूल दे दिए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में क्या करते हैं, हम सारी जो डेटा बनाया हुआ है उसमें डेटा को फिलअप कर सकते हैं। और डिजाइन व्यू में क्या कर सकते हैं, जो डेटा हमें बनाना है, जैसे नेम है, फादर नेम या जो भी है, उसकी हम डिटेल लिखते हैं। तो डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू मैंने आपको अभी क्लियर करके बताया था। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग द डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू के लिए आपको टेबल बनानी है। टेबल के लिए जो मैंने आपको अभी बना के दिखाई थी वही स्टेप है। आपको सबसे पहले क्लिक द क्रिएट टैब पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप। आपको टेबल ग्रुप में टेबल पे क्लिक करना है। देखिए ये स्टेप मैंने अभी नहीं ली थी, इस स्टेप को मैं फिर से करके दिखा देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि अगर नया डेटाबेस बनाना है तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारा ऑप्शंस खुल गए। इस ऑप्शंस में टेबल ग्रुप में मुझे टेबल पे क्लिक करना है। देखो एक डेटाबेस बन चुका है स्टूडेंट का, और दूसरा डेटाबेस अगर हमें बनाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर दूसरी टेबल आ चुकी है। मैं यहाँ पर टेबल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ डेटाबेस मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डेटाबेस यहाँ पर स्टूडेंट का मिल जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें बढ़ा दिया है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्लिक ऑन द कॉलम एंड टाइप द डेटा इन इट, प्रेस टैब की एंड ऐड न्यू फील्ड टू टेबल। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आप कॉलम में डेटा टाइप करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो आप न्यू फील्ड में चले जाएंगे। नाउ सेव द टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन। और सेव बटन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव बटन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाएगा, या फिर आप CTRL+S प्रेस कर दोगे, या फाइल टैब में जाके आप सेव ऑप्शन को ले लोगे। गिव एन सुटेबल नेम ऑफ द टेबल इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आया था और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आएगा तो उसको सेव कर देंगे। देन क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारा डेटा शीट बन गया है। एंटरिंग डेटा द डेटा शीट व्यू, और यहाँ पर लाइन भी है। डेटा शीट व्यू में डेटा को एंटर करना है तो सेम ऑप्शंस वही हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे। टू एंटर डेटा इनटू द टेबल इन डेटा शीट व्यू। अगर आपको यहाँ पर टेबल में मैटर इंसर्ट कराना है तो आपको किस में जाना पड़ेगा, डेटा शीट व्यू। और डिजाइन करने के लिए फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे हेडिंग्स बनानी है, तो हेडिंग्स के लिए मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर डिजाइन व्यू। ओके, अभी एक हेडिंग बना के और दिखाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है कि डेटा शीट व्यू पे क्लिक करना है, और आपको जो भी हेडिंग बनानी है उसका नाम लिखना है, या जो भी फील्ड बनाना है उसका नाम लिखना है। प्रेस द टैब की टू मूव टू नेक्स्ट फील्ड, और नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए टैब की प्रेस करनी है। व्हेन यू प्रेस द टैब की द लास्ट फील्ड द इंसर्ट पॉइंट मूव द फर्स्ट फील्ड इन द नेक्स्ट लाइन। तो ऑटोमेटिक हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट फील्ड में आ जाएगा। एग्जाम्पल फिर चलता हूँ, डिजाइन व्यू में जाता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर टैब दबाता हूँ तो यहाँ फर्स्ट लाइन में हमारा ऑटोमेटिक कर्सर आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू के लिए बनाई जाती है। तो अ टेबल शुड हैव एटलीस्ट वन फील्ड दैट हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने के लिए हम एक यूनिक वैल्यू लेते हैं, वो लेते हैं रोल नंबर। और यूनिक वैल्यू के नाम पे एक बात और बता दूं, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड में नंबर होता है वो यूनिक होता है। ये नंबर ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया में ये आपको नंबर 2 आधार कार्ड पर नहीं मिलेगा, 2 लोगों के लिए जनरेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो होप सो कि समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्राइमरी की में, तो यहाँ पर एक वैल्यू हमें यूनिक लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्कूल डेटाबेस, मान लीजिए एक स्कूल का डेटाबेस लिया है, द रोल नंबर ऑफ द ईच स्टूडेंट यूनिक आइडेंटिफाइज ईच स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का जो डेटा है उसमें रोल नंबर एक यूनिक होता है, 2 स्टूडेंट को एक रोल नंबर नहीं दिया जा सकता है। यू माइट हैव द सेम नेम, आपके पास सेम नेम हो सकता है, बट यू नेवर हैव द सेम रोल नंबर, बट आपके पास सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है। सो इन द स्कूल डेटाबेस रोल नंबर फील्ड इज द प्राइमरी की। तो यहाँ पर
अगर हम बात करें कि यूनिक वैल्यू है वो है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, प्राइमरी की में खाली वैल्यू नहीं रखी जाती है, एंड मस्ट ऑलवेज हैव द यूनिक वैल्यू, और इसमें एक यूनिक वैल्यू रखी जाती है। अब प्राइमरी की यूज्ड द रिलेटेड अ टेबल फॉरेन की इन अदर्स टेबल्स। अब फॉरेन की का मतलब क्या है और प्राइमरी की का मतलब क्या है, फिर से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम्पल है क्या। तो मैं अपने डेटाबेस की तरफ आ गया हूँ। डेटाबेस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो लिस्ट मैंने बनाई हुई हैं, दो डेटाबेस, एक मार्क्स के एक स्टूडेंट के, ठीक है। अब मैं दोनों ही को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं मार्क्स को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आरडी दिया हुआ है, और आरडी में यहाँ पर मुझे एक प्राइमरी की शो नहीं हो रही है। इसको शो करने के लिए मुझे व्यू में जाने के बाद डिजाइन व्यू पर क्लिक करूंगा। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्राइमरी की है। मैं यहाँ पर इसका नाम रोल नंबर भी लिख सकता हूँ, रोल नंबर, ओके, रोल नंबर यूनिक हो गया। तो अब ये चेंज नहीं हो सकता है, आप इसको किसी पॉइंट पर चेंज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर इसका डेटा टाइप मैंने ऑटो नंबर ले लिया, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होते रहेंगे, ठीक है। दूसरी टेबल पे जाता हूँ, दूसरी टेबल स्टूडेंट पे जाता हूँ, स्टूडेंट का फिर डिजाइन व्यू करता हूँ और यहाँ पर यूनिक ले लिया है, और यहाँ पर इसका नाम भी मुझे रोल नंबर ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टेबल में ये चीज़ सिमिलर होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए, ओके। अगर मुझे लगता है कि ये यूनिक की जो की है वो मैं दूसरे फील्ड पे ले जाऊँ, तो आप ये भी कर सकते हो। इस की पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, प्राइमरी की पर क्लिक कर दोगे, हट जाएगी, और मुझे नेम पर ले जानी है तो प्राइमरी की पर क्लिक करूंगा और ये नेम पर चली जाएगी। लेकिन खास बात क्या है, दोनों टेबल में जो यूनिक वैल्यू है वो है रोल नंबर, नेम यूनिक वाली नहीं है। देखिए पहली लिस्ट में जो मैंने दिया हुआ है उसमें मेरा हिंदी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, दूसरे में दिया हुआ नेम, मतलब रोल नंबर ही दोनों में यूनिक है। अब प्राइमरी की का यूज कहाँ होता है, मैं हाल फिलहाल कंट्रोल एस करके इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करके जब मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर तो मार्क्स में जाता हूं तो ये लिस्ट अलग बनी हुई है, स्टूडेंट की लिस्ट अलग बनी हुई है। ध्यान से समझिए, दोनों लिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो लेकिन मुझे डेटा को देखना है तो बार बार मार्क्स पे जाना, स्टूडेंट पे जाना, स्टूडेंट पे जाना, मार्क्स पे जाना, ये मुझे नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा फीचर्स मिल जाए कि मैं इन लिस्ट को एक ही जगह देख सकूं। तो इसके लिए यूनिक की मैंने बना दिया है, मतलब इस फीचर्स को लाने के लिए मुझे एक प्राइमरी की जरूरत होती है। अब जाना होता है मुझे डेटाबेस में। ध्यान से समझिएगा, आपकी बुक में नहीं है फिर भी समझा रहा हूं मैं इसको, क्योंकि आपके समझ में आ जाएगा पूरी तरह। मेरा मेन मोटिव है कि आप ये समझ में आना चाहिए, और आप सिर्फ मेरे लिए एक काम करें, लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ पर अब आगे अब हम आगे डेटाबेस में आने के बाद हमें रिलेशनशिप पे क्लिक करना है, और वो रिलेशनशिप हमें रिलेशनशिप ग्रुप में मिल जाता है। जैसे मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ दोनों टेबल मिल जाती हैं, ओके। दोनों टेबल अगर ना मिले, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं वापस जाता हूं डेटाबेस रिलेशनशिप में ये टेबल को क्लोज कर देता हूं और इस टेबल को भी क्लोज कर देता हूं और रिफ्रेश कर देता हूं। अब बनानी है आपको, डेटाबेस में गए, डेटाबेस में जाने के बाद रिलेशनशिप पे गए, रिलेशनशिप पे जाने के बाद आपको दोनों टेबल यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब क्या करना है, इस की को ध्यान से देखिएगा, इस की को आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और उठा के आपको इस की पर पटक देना है, मतलब रख देना है। जैसे मैं करता हूं तो यहाँ पर पूछेगा कि रोल नंबर है, रोल नंबर आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो। अगर यूनिक की कहीं और होती, दोनों में रोल नंबर नहीं होता तो ये कनेक्ट नहीं होता। देन आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक लाइन सी आ गई है। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, एस करने के बाद वापस जाता हूँ और मुझे क्या अंतर मिला है, मैं स्टूडेंट में गया हूँ, स्टूडेंट में अब सबके पास यहाँ पर प्लस का मार्क आ गया है। अब मैं स्टूडेंट में रह के स्टूडेंट का मार्क्स पता करता हूँ। जैसे ही मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर, मतलब मार्क्स की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सबकी क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, और सबकी लिस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट हमें मिल पा रही है, आप देख पा रहे हो, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट है। यहाँ पर देखिए क्रिस है और यहाँ पर सब, यानी ऊपर स्टूडेंट की नेम की डिटेल है और नीचे उसके रिपोर्ट कार्ड की डिटेल है। इसी तरह मैं अगर मार्क्स पे जाता हूं तो मार्क्स पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ अब आ गई, ऊपर रोल नंबर आ गया है, नीचे नेम की डिटेल आ गई है, ऊपर मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए हैं, नीचे नेम की डिटेल आ गई है। तो होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की क्यों होती है, फॉरेन की क्या होती है। जब हमने दो लिस्ट को मिलाया था, मतलब
जो हमें सिंगल दिख रही थी वो प्राइमरी की थी, लेकिन फॉरेन की क्या थी, डेटाबेस में जाके जब हमने इन दोनों का रिलेशनशिप बनाया तो ये थी हमारी फॉरेन की, मतलब एक की से दूसरी की को जोड़ दिया, इसको बोलते हैं फॉरेन की। तो आप समझे होंगे प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की यूनिक वैल्यू के लिए होती है, और फॉरेन की ये कब बनती है, जब दो टेबल में सेम वैल्यू मतलब सेम प्राइमरी की को आपस में जोड़ दिया जाता है। और ये क्यों जोड़ दिया जाता है, एक सीट को दूसरी सीट में देखने के लिए, ये हमारी फॉरेन की होती है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कहते हैं सेटिंग प्राइमरी की। तो प्राइमरी की सेटिंग करना मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस ओपन होगा और उसमें से आपको प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लेना है, और चेंज करना चाहो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये होता है सेटिंग प्राइमरी की। अब बात करते हैं व्यूइंग एंड एडिटिंग डेटा इन टेबल। टेबल में डेटा को व्यू करना है, एडिट करना है। तो व्यू करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, टू व्यू अ टेबल इट्स सिंपली डबल क्लिक ऑन द टेबल ऑन द प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट पैनल, द टेबल ओपन इन द राइट डिस्प्लेइंग ऑल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें जो टेबल का डाटा है वो हमें शो होने लग जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर द हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड रिकॉर्ड एंड वर्टिकल कॉलम्स आर फील्ड्स। तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बात करते हैं शो और हाइड फील्ड। अब हमें एक फील्ड को शो करना है और हाइड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना है अपनी टेबल पर वापस, और मैं टेबल पर चला जाता हूं। अब इस टेबल पर आप फील्ड देख पा रहे हो, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप कंटेक्स्ट मेनू ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको फील्ड हाइड कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेम का फील्ड मुझे हाइड करना है। आपको अभी ये नेम का फील्ड नजर नहीं आएगा। राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पर हाइड पर क्लिक किया। अब देखिए आप पूरी सीट में नेम नज़र नहीं आएगा। मैं फिर से कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ और कॉन्टैक्ट को हाइड करता हूँ, तो ये हो गया हमारा हाइड। ओके, अब इसको अनहाइड करना है तो सेम टू सेम मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, इस जगह क्लिक करना है या कहीं भी, लेकिन इसके अलावा कहीं और क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड के लिए पूछेगा कि आप कौन सी फील्ड को अनहाइड करना चाहते हो। जो अनहाइड हैं उन पर टिक लगा हुआ है, और जो अनहाइड नहीं है मीन टू से हाइड है उन पर टिक नहीं लगा हुआ है। तो मैं उसमें टिक लगा देता हूँ नेम, और तो यहाँ नेम का कॉलम आ चुका है, ये देख सकते हो। और फिर से मैं अनहाइड करता हूँ और अनहाइड किया तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट और इसका भी फील्ड आ चुका है। तो हाइड और अनहाइड हम दोनों सीख चुके हैं। तो ये स्टेप दी हुई हैं कि आपको टेबल को ओपन करना है। टेबल को ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हाइड करना है, और अनहाइड के लिए सेम प्रोसेस हमारा यही है। अब है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। डेटा को मैनिपुलेशन का मतलब होता है डिलीट करना है, ऐड करना है। तो मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन मीन टू मेक चेंजेस इन डेटा। द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन कैन बी डन ऑन टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नंबर 1, ऐड न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका एंड का रिकॉर्ड है उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको टैब की प्रेस कर देनी है और रिकॉर्ड ऐड होने के लिए कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पर एंड का जो कॉलम है मुझे यहाँ पर टैब करनी है, और टैब प्रेस की करता हूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक कॉलम आ जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो न्यू कॉलम बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर ऐड न्यू फील्ड और कॉलम। मतलब ये तो अभी रो की बात हुई थी ना, अब बात करते हैं कॉलम की। मुझे कॉलम अगर यहाँ पर ऐड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें टू ऐड द न्यू कॉलम राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। कॉलम के हेडर पर राइट क्लिक करना है, चूज द इंसर्ट फील्ड ऑप्शंस, और इंसर्ट फील्ड को ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। अ न्यू फील्ड इंसर्ट टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड फील्ड। देखिए लेफ्ट में सिलेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट फील्ड क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो लेफ्ट में एक फील्ड आ चुका है। इस फील्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये फील्ड पहले नहीं था। ओके, वीडियो समझ में नहीं आती और बैक कीजिएगा, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आपको समझ में आएगी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। और फ्यूचर में भी इसका काम है, ऐसा नहीं है कि क्लास 8th में ही है, फ्यूचर में भी आपको इसको सीखने के लिए फिर से क्लास लेनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप इसी को अभी सीख लें। देन आ जाता है अपडेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को अपडेट करना है मिंटू से कि मैंने यहाँ पे क्रिस लिखा था या फिर कोई और नाम लिखा था, मैंने यहाँ क्रिस या थॉर लिखा था। थॉर की जगह अगर मुझे लोकी लिखना है तो यहाँ पर इसको एक बार क्लिक करूंगा और LOKI कर दूंगा तो लोकी नाम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया लोकी। ठीक है, ये हो गया अपडेट करना। उसके बाद डिलीट रो एंड कॉलम। अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है तो आपका क्या करना है कि अगर रो डिलीट करनी है तो रो के लेफ्ट में आपको राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं तो आपको क्या करना है, कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम के ऊपर जाके राइट क्लिक करनी है, मतलब हेडर पर राइट क्लिक करनी है और रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो आप इसमें से।
मतलब आपको डिलीट फील्ड ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा। दोनों ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से मार्क आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप ये देखिए एक एरो आ गया है, तो इस एरो से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डिलीट रिकॉर्ड, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस। अगर आप किसी फील्ड को मतलब कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर से डिलीट फील्ड करेंगे और कर देंगे यस। तो ये सब आपका डिलीट हो चुका है। सबका मतलब है कॉलम एंड रो। होप सो कि समझ में आ रहा होगा आपको। मूविंग फील्ड को मूव करना है तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे यहाँ पर एड्रेस को बाद में ले जाना, कॉन्टैक्ट नंबर को पहले ले जाना है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। टेबल को फिर से ओपन करना है और टेबल को ओपन करने के बाद हेडर पे जाना है। हेडर पे जाने के बाद मूव करने के लिए एक हल्का सा मार्क आएगा, उसको आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको लेफ्ट माउस प्रेस करके रखना पड़ेगा। लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके रखनी पड़ेगी आपको, और जैसे आप मूव करेंगे तो आप उसको रिलीज कर देंगे। तो मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ। मुझे एड्रेस, देखिए एड्रेस पे मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद देखिए मैं प्रेस करके रख रहा हूँ तो कुछ अलग सा मार्क आ गया है और मैं इसको एंड में ले जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हो एड्रेस हमारा बाद में जा चुका है, कॉन्टैक्ट पहले आ चुका है। मैं फिर से इस काम को करता हूँ, प्रेस की लेफ्ट की प्रेस करके रखता हूँ, कुछ अलग सा शो हो रहा है और यहाँ पर ले गया मैं इसको वापस करूँगा और यहाँ रिलीज कर दिया मैंने इसको। तो ये मेरा फील्ड मूव हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर मूविंग और रिकॉर्ड्स को मूव करना है। देखिए अभी फील्ड को मूव किया था, रिकॉर्ड्स का मूव का मतलब है यहाँ पर समझिए आपको फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है या फिर लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, या 1 बाय 1 एक एक करके आपको रिकॉर्ड चेंज करना है, तो आप इसको बोलते हैं मूविंग द रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। थोड़ा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए आपको कुछ ये बटन मिलेगा। ये बटन शो कहाँ हो रहे हैं मैं आपको पहले दिखा दूँ यहाँ पर, क्योंकि आप परेशान ना हो। ये बटन आपको ये शो हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब आप अगर 6 रिकॉर्ड पर हैं और आप जैसे इस बटन को प्रेस कर देंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड पर चले जाएंगे। प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस से पहले नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है, आप नेक्स्ट पे कर देते हो तो 1 से सेकंड पे चले जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे चले जाएंगे, और प्रीवियस पे करते हैं थर्ड से सेकंड पे आ जाएंगे और सेकंड से फर्स्ट पे आ जाएंगे। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा लास्ट रिकॉर्ड। लास्ट रिकॉर्ड का मतलब है सबसे एंड का रिकॉर्ड। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सबसे एंड के रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। देन आया था न्यू रिकॉर्ड। अगर मान लो आपको न्यू रिकॉर्ड एंटर कराना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो न्यू रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल देख करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड नेक्स्ट पर जाता जाएगा। मैं फर्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर और नेक्स्ट पर फिर करके दिखाता हूँ। अगर मुझे प्रीवियस पे क्लिक करना है तो प्रीवियस के लिए मुझे इस वाले बटन को क्लिक करना पड़ेगा। अगर मुझे सबसे एंड के रिकॉर्ड पर जाना है तो मुझे लास्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा, और मुझे सबसे फर्स्ट के रिकॉर्ड पर जाना है तो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 फील्ड हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 फील्ड हैं और मुझे एक 6 फील्ड चाहिए तो मुझे न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक 6 फील्ड आ जाएगा। होप्स कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेटा को सॉर्ट करना। तो डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए सेम स्टेप वही होने वाली है। सबसे पहले आपको डेटा शीट व्यू करना है। व्यू करने के बाद आपको कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करना है। हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करना है। वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होगा। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक असेंडिंग का, एक डिसेंडिंग का। तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी प्रैक्टिकल करेंगे इसका। फिल्टरिंग की बात करें तो सेम हमें कुछ ऐसा ही करना है। पहले डेटा शीट व्यू करना है। व्यू करने के बाद आपको ऊपर ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में से आपको जो फील्ड चाहिए केवल उस फील्ड को क्लिक कर लेंगे और अदर को अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका वही फील्ड शो होगा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। और सर्चिंग इन डेटाबेस को चलने से पहले इतना ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5 6। अब मैं इस डिसेंडिंग में इसको लगाना चाहता हूँ तो यहाँ राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये रिकॉर्ड 5 4 3 2 1 हो गया। साथ के साथ सारे रिकॉर्ड चेंज होंगे, ऐसा नहीं केवल यही फील्ड चेंज होगा। फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ, ये चेंज हो चुके हैं। तो अब सॉर्टिंग के बाद फिल्टर की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको थ्योरी में बताया था कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा। तो आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा बॉक्स नज़र आ गया है। इस बॉक्स में आपको सारे पहले डिसेलेक्ट कर लेने हैं और आपको जो चाहिए
केवल उसको क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। केवल आपको वही रिकॉर्ड शो होगा, बाकी सब रिकॉर्ड हाइड हो जाएंगे। और वापस से सारे रिकॉर्ड चाहिए तो फिर से फिल्टर पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे, तो सारे के सारे रिकॉर्ड फिर से आ जाएंगे। अब बात करते हैं सर्चिंग इन डेटाबेस। डेटाबेस में किसी चीज़ को सर्च करना है तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शंस मिल जाता है। उस ऑप्शंस में हम किसी नाम को डाल देते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्च किया करते थे, कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो सेम टू सेम पहले डेटा शीट व्यू करना है, देन एंटर द टेक्स्ट वैल्यू विच यू टू सर्च, और आप जिस वैल्यू को सर्च करना चाहते हो आपको सर्च कर देना है, देन प्रेस ओके कर देना है। देन द वैल्यू इन द फर्स्ट रिकॉर्ड विच मैच द सर्च रिजल्ट विल गेट हाईलाइट, और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हाईलाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सर्च के लिए हमें नीचे ऑप्शंस मिल जाता है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। तो इसमें आपको टाइप करना है, जैसे मैं इंडिया टाइप करता हूँ और इंडिया टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, और मैं फिर से एंटर करता हूँ तो दूसरी बार दूसरा फील्ड हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह आप किसी को भी यहाँ फाइंड में से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करेंगे। कंट्रोल F प्रेस करने के बाद आपको फाइंड मिल जाएगा। फाइंड में आपको फिर से यहाँ कुछ सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए आप यहाँ पर ABC टाइप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन शॉर्टकट की याद रखिए, शॉर्टकट की होने वाली है कंट्रोल प्लस F। ओके, कंट्रोल प्लस F करेंगे तब आपके सामने ये वाला बॉक्स ओपन होगा, और इस बॉक्स में आप यहाँ जो सर्च करना है वो डालेंगे, देन फाइंड पे क्लिक करेंगे और वो जहाँ फाइंड होगा वो आपको मिल जाएगा। होप सो कि आपको फाइंड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है क्लोजिंग द डेटाबेस। डेटाबेस को क्लोज करना है तो कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। फाइल टैब में जाके आपको क्लोज ऑप्शंस पे ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर फाइल टैब पर चलता हूँ, और फाइल टैब पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर क्लोज ऑप्शंस मिल जाता है। क्लोज करता हूँ, और मैंने डेटाबेस साथ के साथ सेव नहीं किया था, तो इसलिए वो कह रहा है डू यू वांट टू सेव इट। मैं कहता हूँ यस, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद आ जाता है कि आपने जो डेटाबेस बनाया है उसको आपको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए कुछ स्टेप फिर से फॉलो करनी है। आपको फाइल टैब में जाके ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है, मतलब फाइल टैब में जाने के बाद बैक स्टेज भी ओपन हो जाता है, वहीं पर ओपन ऑप्शंस मिल जाता है। और ओपन ऑप्शंस क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज ऑप्शंस पे क्लिक करना है, देन ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उसमें से जो भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे, वो डेटाबेस आपका ओपन हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं लास्ट वाला। फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद ओपन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ब्राउज ऑप्शंस मिल जाता है। ब्राउज पर जाता हूँ, ब्राउज पे जाने के बाद मैं यहाँ प्रैक्टिकल का डेटाबेस लेता हूँ और ओपन करता हूँ, तो मेरा डेटाबेस आ गया है। मार्क्स का जो अभी मैंने बनाया था, स्टूडेंट का मैंने जो बनाया था। तो होप सो इतनी मेहनत करने के बाद आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखा होगा तो गारंटी मेरी है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर करना है। एंड में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।